वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में कल हमने बात की थी प्रोस्पेक्टस। कल हमने बात की थी प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस के जैसे ही हम कहते हैं बेटा, एक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल। तो ये ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल ऑफ सेल्स। सेक्शन 28 ऑफर फॉर सेल। बेटा हम कहते हैं कि जब किसी कंपनी को कोई शेयर इश्यू करना होता है तो वो प्रोस्पेक्टस लाती है, मतलब पब्लिक में जाके जब किसी कंपनी को अपने शेयर इश्यू करने होते हैं, चाहे वो इनिशियल पब्लिक ऑफर हो, चाहे वो सब्सिक्वेंटली फ्यूचर में शेयर इश्यू कर रही हो, दोबारा शेयर इश्यू कर रही हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इश्यू करना। लेकिन मान लो कंपनी के कुछ एग्जिस्टिंग मेंबर्स, कंपनी के कुछ एग्जिस्टिंग मेंबर्स, जैसे कंपनी में कोई एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, अब वो चाहता है कि वो अपने शेयर सेल करे। अब वो चाहे तो जाके चुपचाप स्टॉक एक्सचेंज में भी बेच सकता है, लेकिन नहीं, वो पब्लिक को ऑफर करता है, ऑफर फॉर सेल निकालता है कि मैं अपने शेयर सेल करना चाहता हूं। ठीक है साहब, तो ये ऑफर फॉर सेल, ये ऑफर फॉर सेल क्या कहलाएगा? और किसके साथ कंसल्ट करके करना पड़ेगा? अगर कंपनी का बहुत बड़ा शेयर होल्डर है तो वो कंपनी की, क्योंकि वो कंट्रोल रखता होगा किसी ना किसी तरीके से। अगर कंपनी में मान लो मैं कहता हूं कि आज रिलायंस के 10% शेयर किसी के पास है, अब पूरे रिलायंस में 100 करोड़ शेयर है, 100 करोड़ में से 10%, मतलब रिलायंस कंपनी के 10 करोड़ शेयर किसी आदमी के पास है। अब वो कहता है साहब मुझे अपने शेयर बेचने, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसल्ट करेगा कि साहब मैं अपने शेयर बेच रहा हूं, और मैं अपने शेयर कैसे बेच रहा हूं? पब्लिक में बेचना चाहता हूं, पब्लिक ऑफर के थ्रू। तो ये जो पब्लिक ऑफर है ना, ये जो पब्लिक ऑफर वो बना के देता है पब्लिक को कि हाँ साहब, पब्लिक को एक एडवर्टीजमेंट निकालता है या कोई नोटिस इश्यू करता है या फिर अपनी वेबसाइट पे डालता है, तो ये ऑफर फॉर सेल डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है। समझ गए? ये जो ऑफर फॉर सेल है, इट इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस, इट इज डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस, इसी को प्रोस्पेक्टस मान लिया जाता है। तो ऑफर फॉर सेल क्या होता है? जब कोई शेयर, कोई मेंबर अपने शेयर पब्लिक को बेचना चाहता है इन कंसल्टेशन विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो जो ऑफर फॉर सेल इश्यू करता है उस ऑफर फॉर सेल को डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है। समझ गए ऑफर फॉर सेल क्या होता है? व्हाट इज ऑफर फॉर सेल? यस सर। चलिए फटाफट से ऑफर फॉर सेल को नोट करते हैं कि ऑफर फॉर सेल क्या होता है। छोटा सा अपन फटाफट से बहुत छोटा सा लिखेंगे। When certain member of company wants to sell part or partly or fully their shares to public,
their shares to public. In consultation with board of director. तो हम कहते हैं साहब ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या है, जब कंपनी के अपने शेयर पब्लिक को बेचना चाहते हैं, ठीक है। एनी सच ऑफर फॉर सेल deemed to be a prospectus। तो ऐसा जो ऑफर फॉर सेल होता है वो ऑफर फॉर सेल क्या माना जाता है, उस ऑफर फॉर सेल को डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस इश्यूड बाय कंपनी, ये माना जाता है कि ये प्रोस्पेक्टस, ये जो ऑफर फॉर सेल है ये कंपनी नहीं दी है, क्योंकि वो कंपनी का इतना बड़ा शेयर होल्डर होता है कि साहब हम कहते हैं कि ये तो कंपनी का ही शेयर होल्डर, कंपनी इसी की है, तो ये अपने खुद के शेयर बेच रहे हैं। तो अगर खुद के शेयर बेचने के लिए कोई ऑफर फॉर सेल निकाला गया है तो उस ऑफर फॉर सेल को प्रोस्पेक्टस ही मान लिया जाता है जो कि कंपनी के द्वारा इश्यू किया गया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या ऑफर फॉर सेल में, क्या ऑफर फॉर सेल में सारी वो की वो इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है जो प्रोस्पेक्टस के लिए रिक्वायरमेंट होती है? मतलब जितनी इंफॉर्मेशन हमें प्रोस्पेक्टस में लिखनी होती है, क्या ऑफर फॉर सेल में भी उतनी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, या ऑफर फॉर सेल में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिनको आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा? तो ये क्या कहता है साहब, रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ऑफर फॉर सेल is same as prospectus except, ये लीजिए साहब, केवल ये वाली इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं देनी होती है, बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वही देनी होती है जो प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती है। कौन कौन सी? प्रोविजन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आपको याद है जब कोई कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो 90% शेयर के लिए एटलीस्ट एप्लीकेशन आनी चाहिए, उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, जिसके लिए हम अंडरराइटिंग कराते थे। याद है आपको? अगर कम से कम 90% शेयर के लिए एप्लीकेशन नहीं आती है तो वो इश्यू क्या हो जाता है, वो इश्यू कैंसिल हो जाता है। यस, चलिए, तो यहां पे ऑफर फॉर सेल में जब ऑफर फॉर सेल होता है तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। दूसरा, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। जब नॉर्मली प्रोस्पेक्टस इश्यू करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई आदमी अपनी एप्लीकेशन लगाता है शेयर खरीदने के लिए तो उसे एक मिनिमम अमाउंट की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, लेकिन ऑफर फॉर सेल में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन
नहीं होता। आपको 2 शेयर खरीदने हैं, आप 2 खरीद लीजिए। किसी को 5 खरीदने हैं, वो 5 खरीद सकता है। किसी को 7 खरीदने हैं, वो 7 खरीद सकता है। कोई मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू नहीं होती है। लेकिन हाँ, नॉर्मली जब प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है, जब डायरेक्टली कंपनी शेयर इश्यू करती है, तो वहां पे मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू होती है कि आपको इतने रुपए की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है। नो इंफॉर्मेशन, सॉरी, नो डिक्लेरेशन required by company for utilization of money। हाँ सर, कि पैसे को कहां यूटिलाइज किया जाएगा। नॉर्मली जब कंपनी शेयर इश्यू करती है, तो कंपनी एक डिक्लेरेशन देती है कि साहब हम इस पैसे को, जो पैसा आएगा उसको यहाँ यहाँ पे इश्यू किया जाएगा। डिक्लेरेशन देती है, इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है। लेकिन जब कोई मेंबर अपने शेयर सेल कर रहा है ऑफर फॉर सेल के थ्रू, तो ऐसी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। नो जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय कंपनी फॉर एनी अदर रीजन, एनी अदर प्रोविजन नॉट कंप्लाइड। तो अगर और भी कोई प्रोविजन है जो कि किसी जस्टिफाइड रीजन से कंप्लाई नहीं किया गया, तो उसको कंपनी को कोई स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है, कंपनी या उसके ऑफिसर को उसका जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अदरवाइज तो कंपनी को एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर लिए, और अगर किसी को फॉलो नहीं किया तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दो। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसी कंपनी या उसके ऑफिसर को ऐसी डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं होती। डन। तो ये 4 पॉइंट ये पूरा आपका बन जाता है ऑफर फॉर सेल। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम नट सेल में देखें तो ऑफर फॉर सेल बहुत इजी। क्या कहता है सेक्शन 28 ऑफर फॉर सेल? ऑफर फॉर सेल कहता है साहब, जब कंपनी के कोई मेंबर्स अपने शेयर पब्लिक को बेचना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंसल्टेशन से, तो वो जो ऑफर फॉर सेल निकालते हैं उसे डीम टू बी ए प्रोस्पेक्टस माना जाता है, इश्यूड बाय द कंपनी। जो कि कंपनी ने इश्यू किया हो, सेम वैसा ही उसे मान लिया जाता है। अब ये कहता है कि क्या ऑफर फॉर सेल में भी उतनी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए जो प्रोस्पेक्टस में आती है? तो ये कहता है हाँ, उतनी ही इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट उस पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, उस पे एप्लीकेशन की मिनिमम वैल्यू का कोई से प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, कंपनी को पैसे के यूटिलाइजेशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं देनी पड़ेगी, और कंपनी के ऑफिसर को कोई स्पेसिफाइड जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ऑफर फॉर सेल सेक्शन 28। चलिए साहब, ये तो बात होगी ऑफर फॉर सेल। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट फॉर प्रोस्पेक्टस। जब कोई कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, अब प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है तो ऐसा तो है नहीं कि प्रोस्पेक्टस सबको घर पे जा जाके देंगे। ऐसा तो है नहीं साहब, प्रोस्पेक्टस सबको घर पे जा जाके देंगे।
प्रोस्पेक्टस को न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर दिया जाता है, वेबसाइट पे कर दिया जाता है, या फिर आपको कोई सोशल मीडिया पे दे दिया जाता है। तो अगर आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो किस चीज के लिए, प्रोस्पेक्टस के लिए, तो उस एडवर्टीजमेंट के साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस के लिए, कि हाँ साहब हम प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहे हैं क्योंकि हम शेयर इश्यू करना चाहते हैं। तो उस प्रोस्पेक्टस के एडवर्टीजमेंट के साथ सॉरी क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सेक्शन नंबर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 30। सॉरी एक सेक्शन अपन ने स्किप कर दिया, पहले वो वाली बात कर लेते हैं, एक सेक्शन में भूल गया, सेक्शन नंबर 29, फिर बात करते हैं 30 की, पहले देखिए 29। ये हो गया, हटा दूं, ये हो गया, हटा दूं, यस सर। 29 आपको एक ही बात कहता है, सेक्शन नंबर 29 आपको एक ही बात कहता है, आपको अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। सेक्शन नंबर 29 में आप केवल एक ही बात लिख लेंगे, डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। सेक्शन नंबर 29 ये कहता है साहब कि डीमेटेरियलाइजेशन एक्ट 1996 आने के बाद अगर कोई भी कंपनी ईच एंड एवरी कंपनी मेकिंग ए पब्लिक ऑफर, अगर कोई कंपनी अपना पब्लिक ऑफर लाने जा रही है, ठीक है, सॉरी, shall be hold each of class of share in dematerialized form as per requirement of डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ये लो सर। तो सिंपल सा मतलब क्या है, अगर कोई कंपनी, मान लो कोई कंपनी पहले से चलती चलती आ रही है, तो कहते हैं कि अब अगर वो कंपनी एक पब्लिक ऑफर लाने जा रही है, कंपनी पहले प्राइवेट कंपनी थी, पब्लिक कंपनी बन रही है, वो अपने शेयर पब्लिक में इश्यू करना चाहती है, तो भैया उसको अपने जो शेयर हैं वो डीमेट फॉर्म में रखने पड़ेंगे। डीमेट फॉर्म में मतलब डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने पड़ेंगे। पहले क्या होता था, पहले 1996 से पहले जब आप किसी इस कंपनी के शेयर खरीदते थे तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, वो सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता था, उस सर्टिफिकेट पे शेयर्स के नंबर लिखे हुए होते थे, तो वो सर्टिफिकेट ही आपके शेयर की गारंटी थी। लेकिन आजकल आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल जब आप शेयर खरीदते हो तो शेयर आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं वैसे ही इसे बोलते हैं डीमेट अकाउंट, तो वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। क्लियर, समझ गए? ओके, तो
ये कहता है कि 1996 के बाद में जब कोई भी कंपनी अगर अपने पब्लिक ऑफर लाने जा रही है, चाहे वो एक तरह के शेयर ला रही है चाहे एक से ज्यादा तरह के शेयर का ला रही है, उसे अपने शेयर कैसे रखने पड़ेंगे? डीमेट फॉर्म में रखने पड़ेंगे। ठीक है साहब। अब प्रॉब्लम ये, मान लो सर किसी कंपनी ने पहले भी अपने शेयर इश्यू कर रखे हो, तो वो शेयर तो कौन से फॉर्म में कर रखे होंगे? वो शेयर तो आपने रख रखे होंगे, किस फॉर्म में रख रखे होंगे? फिजिकल फॉर्म में रख रखे होंगे। अब वो कंपनी फर्दर शेयर इश्यू करने जा रही है, तो फर्दर शेयर इश्यू करने जा रही है, तो सर जिन लोगों के पास पहले वाले फिजिकल फॉर्म पड़े हैं उनका क्या होगा? तो मैंने कहा भाई जो आउटसाइड पब्लिक वाले लोग हैं वो कन्वर्ट करवाते हैं तो ठीक है, नहीं करवाते हैं तो ठीक है, आप उनको बाइंड नहीं कर सकते। लेकिन जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, क्या प्रमोटर्स को तो बाइंड किया जा सकता है कि साहब अब आप अगर फर्दर ऑफर लाने जा रहे हो तो आपको अपने पहले वाले शेयर डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे। तो बस इतनी सी बात है। तो ये कहता है प्रमोटर्स ऑफ कंपनी holding shares in physical form will convert their share before company made a public offer for further issue of share। ये लीजिए सर। तो अगर कंपनी अब अपने शेयर्स को फर्दर इश्यू करना चाहती है पब्लिक ऑफर के थ्रू, तो भाई उसके पहले आपकी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं अगर उनके पास कोई फिजिकल शेयर्स पड़े हैं तो आपको उन फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा? इन डीमैट फॉर्म। ओके, ये था आपका पूरा सेक्शन नंबर 29। तो सेक्शन नंबर 29 इतनी सी बात कहता है कि साहब अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स का पब्लिक ऑफर लाना चाहती है, पब्लिक में इश्यू करना चाहती है, तो उसे अपने शेयर्स को डीमेट फॉर्म में या डीमेटलाइज्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा। अगर कंपनी के कुछ प्रमोटर्स हैं जिनके पास पहले से फिजिकल शेयर्स हैं और अब कंपनी पब्लिक ऑफर लाना चाहती है, तो उन प्रमोटर्स को अपने शेयर्स को डीमेटलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। क्लियर? ओके। सेक्शन नंबर 29 क्लियर है? हाँ, कंपनी न्यू शेयर लाएगी, कंपनी तो न्यू शेयर लाएगी, कंपनी तो न्यू शेयर लाएगी। तो क्योंकि प्रमोटर्स कौन है? प्रमोटर्स कौन है? प्रमोटर्स वो लोग हैं जो कंपनी के मालिक है। प्रमोटर्स वो लोग हैं जो कंपनी के मालिक है। अब नए शेयर लाने का डिसीजन किसका होगा? नए शेयर लाने का डिसीजन किसका होगा? प्रमोटर्स का। भाई नए शेयर लाने का डिसीजन कौन ले रहे होंगे कंपनी के लिए? प्रमोटर्स ही तो ले रहे होंगे।
देखो ऐसा क्यों बनाया गया कनिका, ऐसा समझो, मान लो एक कंपनी है जिसके पहले से 1 लाख शेयर है, कुछ प्रमोटर्स के पास है, कुछ पब्लिक के पास है। अब ये कंपनी 2 लाख शेयर और इश्यू करना चाहती है। अब ये शेयर थे फिजिकल फॉर्म में, मतलब बहुत पहले इश्यू किए गए थे। अब कंपनी 2 लाख शेयर, तो ये वाले शेयर तो इनको डीमेट में लाने ही पड़ेंगे। जब कंपनी अपने नए नए शेयर इश्यू करेगी तो ये वाले शेयर तो इन्हें डीमेट फॉर्म में लाने ही लाने हैं। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई आप इन पुराने शेयर्स को भी इस डीमेट में ले आओ। अब पुराने शेयर्स को जब आप डीमेट में लाने की कोशिश करोगे तो अगर खुद प्रमोटर्स ही नहीं लाएंगे तो पब्लिक कहां से लाएगी। तो उन्होंने प्रमोटर्स को कह दिया कि आपको तो डीमेट में लाने लाने, आप ले आओगे तो फिर धीरे धीरे पब्लिक भी इन सारे शेयर्स को डीमेट में ले आएगी। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आएगी। अल्टीमेटली टारगेट ये होता है कि जो फिजिकल फॉर्म है वो धीरे धीरे सारे फिजिकल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है साहब सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30। एडवर्टीजमेंट फॉर प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 30। Any advertisement for issue of prospectus shall specify the following information। तो अगर आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के लिए कोई एडवर्टीजमेंट देते हो तो उस एडवर्टीजमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम as regard to its object। तो ये कहता है इसमें मेमोरेंडम का कंटेंट होना चाहिए। मेमोरेंडम का कंटेंट मतलब कि आपके एमओए में क्या लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट के बारे में, कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी क्यों प्रोस्पेक्टस ला रही है और कंपनी उस आने वाले पैसे का क्या करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, आपकी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, शेयर होल्डर की क्या क्या लायबिलिटी होने वाली है। मतलब जो आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा उस पर क्या लायबिलिटी आने वाली है, क्या उसकी लायबिलिटी शेयर कैपिटल तक है या उसकी और भी कोई लायबिलिटीज है। भाई मैं आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता हूं तो आप मुझे ये तो बताओगे ना कि आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बनने के बाद मेरी लायबिलिटी क्या क्या आएगी।
शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी की शेयर कैपिटल बताओगे कि साहब कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, और नेम ऑफ सिग्नेटरीज ऑफ एमओए। एमओए को साइन कौन कौन लोग किए हैं उनकी डिटेल बताओगे, मतलब ये एमओए किस किस लोगों ने साइन किए ये डिटेल बताओ। तो सिंपल सा तरीका है साहब, जब कोई प्रोस्पेक्टस के लिए एडवर्टीजमेंट आता है तो उस प्रोस्पेक्टस के लिए एडवर्टीजमेंट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करनी होती है। आपको ये बताना होता है कि साहब मेमोरेंडम कंपनी के एमओए में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्लोज बताना होता है। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या आएगी, जनरली मेंबर्स की लायबिलिटी जिस कंपनी में शेयर कैपिटल होती है उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी शेयर कैपिटल के अमाउंट तक होती है, तो आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट बताना है। और नेम ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ एमओए, एमओए को किन किन लोगों ने साइन किया है वो आपको बताना पड़ेगा। डन। तो ये थी हमारी सेक्शन नंबर 30। क्लियर है सभी को सेक्शन नंबर 30? बहुत छोटी सी सेक्शन है, 29 और 30 दोनों ही छोटी छोटी सेक्शन। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, एक सेक्शन है नेक्स्ट, शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। देखो मैंने आपको पहले एक बात कही थी कि जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है, जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है। क्लियर, ये बात कही थी मैंने आपको। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, कंपनी कहती है कि साहब मुझे अपने 10 लाख शेयर इश्यू करने, लेकिन ये सारे के सारे 10 लाख शेयर मैं इश्यू लेके आ रहा हूं 10 लाख शेयर का, लेकिन ये 10 लाख शेयर मैं एक साथ इश्यू नहीं करूंगा। ये 10 लाख शेयर मैं इस एक साल के अंदर इश्यू करूंगा, एक साल के अंदर, एक साल के अंदर इश्यू कर दूंगा 2-3 बार करके, एक साल के अंदर 2-3 बार करके इश्यू कर दूंगा। तो फिर क्या कंपनी को हर बार प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा? तो वो कहता है नहीं, अगर सेम क्लास ऑफ शेयर कंपनी एक इश्यू के धीरे धीरे कुछ शेयर्स इन पार्ट्स इश्यू करना चाहती है विद इन 1 ईयर, तो उसको दोबारा प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं है। वो उसी सेम प्रोस्पेक्टस के साथ, उसी सेम प्रोस्पेक्टस के साथ, अब सेम प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, कंपनी को सेल्फ प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी वही पहले वाला प्रोस्पेक्टस के बेस पे ही शेयर इश्यू कर देती है, दोबारा कह देती है कि वो प्रोस्पेक्टस सेम है, प्रोस्पेक्टस पहले वाला ही है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। समझ गए मेरा कहने का मतलब कि साहब मैं शेयर इश्यू करने जा रहा हूं, शेयर इश्यू करने जा रहा हूं तो आरओसी मुझे पूछेगा, आरओसी मुझे क्या पूछेगा, आरओसी मुझे ये पूछेगा साहब आप शेयर इश्यू करना जा रहे हो, आपका प्रोस्पेक्टस कहाँ है? मैं कहता हूं प्रोस्पेक्टस वही है जो 2 महीने पहले आपके पास सबमिट कराया था, ठीक है, मैं दोबारा 3 महीने बाद शेयर इश्यू करने जा रहा हूं, तो पूछेगा प्रोस्पेक्टस कहाँ है, तो बोले प्रोस्पेक्टस वही है जो मैंने आपको 5 महीने पहले जमा कराया। ये कहलाता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है साहब,
तो समझ गए सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए फटाफट, सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब लिख लीजिए। Self prospectus is prospectus when company issue a class of share in one or more issue in certain period without issuing further prospectus। तो ये कहते हैं कि जब कंपनी एक स्पेसिफाइड क्लास ऑफ शेयर्स, एक या एक से ज्यादा इश्यू कर रही है एक सर्टेन पीरियड में, तो और बिना क्या किए, बिना दोबारा प्रोस्पेक्टस इश्यू किए, तो क्या मान लिया जाता है कि पहले वाला प्रोस्पेक्टस ही कंटिन्यू है, वही वाला प्रोस्पेक्टस कंटिन्यू किया जा रहा है। ये कहलाता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। समझ गए सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है? ओके, लेकिन इंफॉर्मेशन required to given within सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है? तो ये कहता है इफ एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन बिटवीन प्रीवियस इश्यू एंड प्रेजेंट इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये कहता है साहब जब आपने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी, आपने प्रोस्पेक्टस में तो वही फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रखी होगी, आप दोबारा शेयर इश्यू कर रहे हो 3 महीने बाद में, तो क्या इस 3 महीने के गैप में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज हुआ है? अगर फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज हुआ है तो आपको वो चेंज बताना पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि ठीक है हमने मान लिया कि प्रोस्पेक्टस तो वही वाला है, लेकिन उस प्रोस्पेक्टस में आपने अब से 3 महीने पहले की फाइनेंशियल पोजीशन बता रखी थी। अगर इन दोनों दोनों इश्यू के बीच में कोई चेंज हो चुका है फाइनेंशियल पोजीशन में, तो वो वाला चेंज बता दीजिए, ठीक है? दूसरा, इफ एनी क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्रिएशन ऑफ चार्ज का मतलब लोन टेकन
अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ असेट। चार्ज का मतलब होता है जब आप लोन लेते हो, जब आप लोन लेते हो अपनी किसी असेट को गिरवी रख के, तो वो जो गिरवी रखी हुई असेट है उस पे उस दूसरे वाले जिसने आपको लोन दे रखा है उसका राइट होता है ना, तो वो राइट कहलाता है चार्ज। तो अगर कोई ऐसा नया चार्ज क्रिएट हुआ है तो आपको वो भी बताना पड़ेगा कि साहब पिछली बार जब शेयर इश्यू किए थे, प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था, तब कोई चार्ज नहीं था, अब इतना चार्ज है। ठीक है साहब। नोट, एक नोट भी लिखना है। एनी पर्सन अप्लाइड फॉर शेयर इन एडवांस। अगर किसी पर्सन ने शेयर्स के लिए एडवांस में अप्लाई कर दिया था, बिफोर नोइंग न्यू चार्ज एंड फाइनेंशियल पोजीशन, allowed to cancel their application and refund money if required। इस पॉइंट का मतलब क्या है? मान लो एक पर्सन था, जैसे ही आपने सोचा हमें शेयर इश्यू करने हैं, उस पर्सन ने आपको पहले से ही पैसा दे रखा है। मतलब कोई आदमी ऐसा है, जब आपने पहला इश्यू लिया, जब आपने पहला इश्यू निकाला तो आपने कहा था हम फ्यूचर में भी शेयर का इश्यू लाएंगे, उसने आपको एडवांस में ही पैसा दे दिया कि साहब आप मुझे भी शेयर दे देना, ठीक है ना, क्योंकि आप तो इसी प्रोस्पेक्टस के बेस पे लाने वाले हो। अब जब नया प्रोस्पेक्टस के बेस पे आपने लाए तो आपने बताया कि साहब ये नई फाइनेंशियल पोजीशन आ गई, ये नए चार्ज आ गए। इनको देख के उस पर्सन को लगता है कि नहीं यार मैं अब इस कंपनी के शेयर नहीं खरीदना चाहता, तो उसने आपको जो एडवांस में एप्लीकेशन लगा रखी है उस एप्लीकेशन को कैंसिल करने का राइट देना पड़ेगा उसको, और आपने उससे जो पैसा लिया है वो भी रिफंड करना पड़ेगा अगर वो चाहता है तो, इफ रिक्वायर्ड। क्लियर? तो ये पूरी चीज कहलाती है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस में हमने क्या कहा कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस तब होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है एक या एक से ज्यादा इश्यू में इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विदाउट इश्यूइंग फर्दर प्रोस्पेक्टस। तो जो बिना प्रोस्पेक्टस के इश्यू किए गए हैं उनको क्या माना जाता है? विद सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब पहले वाला ही प्रोस्पेक्टस कंटिन्यू मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उस सेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ आपको क्या बताना पड़ेगा? अगर कोई चेंज हुआ है फाइनेंशियल पोजीशन में पिछले इश्यू और इस इश्यू के बीच में तो वो बताइए। क्या कोई नए चार्ज क्रिएट हुए हैं तो वो बताइए। और अगर किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसा दे रखा था तो उसे राइट दोगे कि वो अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल कर सके, और अगर आपने उसे कोई पैसा दे रखा है तो वो उस पैसे को आप रिफंड करने का राइट दोगे। क्लियर? तो ये आपका कहलाता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 31। क्लियर? चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। अब प्रोस्पेक्टस में केवल हमारा एक पॉइंट बचा है जिसे कहते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 32। वो अपन आज बात नहीं करेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। अब मैं आपको चलिए वो तो अपन कंपनी अकाउंट्स क्लास के टाइम बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कंपनी अकाउंट 10:30।